Hello everyone. In this video, we are going to discuss certain rules regarding partition under classical Hindu law. First of all, we need to know what is partition. पार्टीशन की अगर हम बात करें, हमने अपनी लास्ट वीडियो में जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का कंसेप्ट बहुत डिटेल में डिस्कस करा है, राइट। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, मान लो एग्जिस्टिंग को पार्टनर्स हैं, लेट्स सपोज एक्स वाई S1 S2, ठीक है, ये एग्जिस्टिंग को पार्टनर्स हैं एंड S1 यहाँ पर डिक्लेयर करता है दैट ही वांट्स पार्टीशन। तो इस केस में जो भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, अब वो डिवाइड होगी कोपार्टनर्स के बीच में। द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और द कोपार्टनरी प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड अमंग द कोपार्टनर्स, राइट। सो X S1 एंड S2 इनको प्रॉपर्टी मिलेगी। So this division of property among the copartners on the demand of one copartner or any copartner is called partition of property. कोई भी अगर मेंबर, कोई भी कोपार्टनर जब डिमांड करता है पार्टीशन का या डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी का, ठीक है, उसमें जब प्रॉपर्टी डिवाइड होती है अमंग द एग्जिस्टिंग कोपार्टनर्स, उसको हम बोलते हैं पार्टीशन, ठीक है। बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इज पार्टीशन के होने से या पार्टीशन डिमांड करने से क्या हो रहा है, शेयर असर्टन हो रहा है, ठीक है। बिकॉज वी नो कि जब एग्जिस्टिंग जॉइंट हिंदू फैमिली थी, जब एग्जिस्टिंग कोपार्टनरी थी एंड व्हेन ऑल द प्रॉपर्टी वर जॉइंट, ठीक है, व्हेन देयर वर कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज, उस टाइम पर द शेयर्स वर नॉट सर्टन, ठीक है, वो फ्लक्चुएट हो रहे थे अकॉर्डिंग टू डेथ एंड बर्थ ऑफ वेरियस अदर कोपार्टनर्स, ठीक है। तो जब दूसरे कोपार्टनर्स की डेथ हो रही थी या किसी कोपार्टनर का बर्थ हो रहा था, तो उससे एग्जिस्टिंग कोपार्टनर्स का शेयर भी फ्लक्चुएट हो रहा था। बट जब पार्टीशन हो रहा है तो उस मोमेंट पर क्या हो रहा है, जो शेयर है एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में वो असर्टन हो रहा है, वो फिक्स हो रहा है हर एक कोपार्टनर का। So this is the effect of partition. Property तो divide हो ही रही है, plus the share of each and every co-partner in the joint family property or the co-partner property is being ascertained, is being fixed. So this is one of the effects of partition. Plus other effect is that after partition, the property will be separate property. ठीक है, आफ्टर पार्टीशन जो को-पार्टनर्स प्रॉपर्टी होल्ड करेंगे वो क्या होगी, सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। मान लो X Y S1 S2 एंड S1 S, ये कोपार्टनर्स हैं, ठीक है, X S1 S1 S2 S1 S, ठीक है। तो इनके बीच में प्रॉपर्टी डिवाइड होगी, सो दे विल टेक वन शेयर ईच, ठीक है। अब ये शेयर लेने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो X के पास शेयर आया दैट विल बी हिज सेपरेट प्रॉपर्टी। अब वो कोपार्टनरी प्रॉपर्टी नहीं रही, पार्टीशन के बाद वो क्या बन गई, सेपरेट प्रॉपर्टी बन गई X की। S1 की क्या हुई, वो सेपरेट प्रॉपर्टी बन गई, राइट। बट there is a catch here, and the catch is that S2 and S1S, for these individuals or for these co-partners, the property will again be co-partnery property. इन लोगों की सेपरेट प्रॉपर्टी नहीं है ये, इन लोगों की co-partnery प्रॉपर्टी है ये। So even after partition, the father or the कर्ता, he will hold separate property, but the sons will actually hold the property as co-partnery property. तो यहाँ पर X जो है वो करता है, वो separate property हो गई है उसकी, ठीक है। S1 is the father of S1S, so the property will be his separate property. But for S1S and for S2, the property will again be co-partnery property and not their separate property, ठीक है। एंड ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आगे इनके कोई भी इश्यूज और आते हैं, ठीक है, आगे अगर इनके कोई भी इश्यूज आते हैं, इफ एनी सन इज बॉर्न टू S1S और इफ एनी सन इज बॉर्न टू S2, ठीक है, देन इन दैट सिचुएशन अगेन S1S एंड S2 विल बिकम को-पार्टनर्स, ठीक है, वो वापस को-पार्टनर्स हो जाएंगे। सो एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं ये दोनों, ये अपनी जो फ्यूचर स्ट्राइप होगी या फ्यूचर इनके डिसेंडेंट्स होंगे, उनके बिहाफ पर वो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं। So that is why the property in the hands of these individuals will be actually co-partnery property only and not their separate property. So this is the difference. जो father है या जो कर्ता है वो property कैसे hold कर रहा है, after partition that will be their separate property, but regarding S1S and S2 the property will again be co-partnery property only. Now there are certain rules regarding the partition of property. First of all, how is the partition asked by the
कोपासनर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन अराइज होता है कि पार्टीशन के लिए कैसे डिमांड करेगा एक कोपासनर। सो अ डिमांड ऑफ पार्टीशन must comprise three essentials. First is formation of intention to separate from joint family. कोई भी कोपासनर सबसे पहले अपना इंटेंट फ्रेम करेगा कि मुझे अब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं रहना, मुझे अब जॉइंट फैमिली का पार्ट नहीं रहना, एंड अकॉर्डिंगली ही विल डिमांड फॉर पार्टीशन. सेकंड इज अ डिक्लेरेशन ऑफ दिस इंटेंशन. वो इंटेंशन फ्रेम करके डिक्लेयर करेगा, ठीक है, सभी कोपासनर्स में, अपनी जॉइंट हिंदू फैमिली में वो डिक्लेयर करेगा अपना इंटेंशन दैट ही वांट्स टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम द जॉइंट हिंदू फैमिली. ही वांट्स अ सेपरेट शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी. थर्ड इज कम्युनिकेशन ऑफ दिस इंटेंशन. ठीक है, अब ये जो कम्युनिकेशन है, it can be either to Karta, or if he is unavailable, in that case all the other Kopasners. So basically अगर इंटेंट फॉर्म हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, बट कम्युनिकेशन नहीं हुआ कोपासनर्स को, तो वो वैलिड माना ही नहीं जाएगा, वो डिमांड वैलिड नहीं होगी, ठीक है. सो इट इज एसेंशियल दैट कम्युनिकेशन ऑफ दिस इंटेंशन शुड बी देयर, एंड कम्युनिकेशन एक नॉर्मल जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर को नहीं होना चाहिए, इट शुड बी टू द कर्ता, ठीक है. कम्युनिकेशन किसको होना चाहिए? कर्ता को होना चाहिए. एंड प्लीज रिमेंबर दैट रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑल द एसेंशियल्स दैट आर गिवन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिगार्डिंग कम्युनिकेशन विल अप्लाई टू दिस कम्युनिकेशन एज वेल, ठीक है. जो एसेंशियल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस किए गए हैं वो सभी यहाँ पर भी अप्लाई होंगे, सो प्लीज रिमेंबर दैट. अब यहाँ पर कर्ता को कम्युनिकेट करना होता है इस इंटेंशन का, ठीक है. एंड अगर कर्ता फॉर एनी रीजन इफ ही इज अनअवेलेबल, तब उस केस में जितने भी अदर कोपासनर्स हैं, जितने भी सारे कोपासनर्स और हैं उस फैमिली में, उन सभी को फिर कम्युनिकेशन करना पड़ेगा. दैट मीन्स एक या दो कोपासनर्स को अपना इंटेंट कम्युनिकेट करके काम नहीं चलेगा, फिर बाकी जितने भी बचे हुए कोपासनर्स हैं उन सबको कम्युनिकेट करना पड़ेगा. दैट मीन्स इफ अ कर्ता इज अवेलेबल, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट पर्टिकुलर कोपासनर विल अप्रोच ऑल द अदर कोपासनर्स, ठीक है. अगर सिर्फ कर्ता प्रेजेंट है तो वो सिर्फ कर्ता को कम्युनिकेट कर सकता है, बट अगर कर्ता नहीं है तो जितने भी दूसरे को पार्टनर्स है उन सबको कम्युनिकेट करना पड़ेगा इंटेंशन. नाउ डिमांड इज मेड, ठीक है. अगर ये तीन एसेंशियल्स कंप्लीट हो गए तो डिमांड हो गई है पार्टीशन की. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इज हु ऑल विल गेट शेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टीशन. पर्सन्स entitled to get share during partition. And please remember कि हम ये जो पार्टीशन के रूल्स डिस्कस कर रहे हैं ये हम क्लासिकल हिंदू लॉ के अंडर डिस्कस कर रहे हैं. दिस इज नॉट द पोजीशन आफ्टर 1956, दिस इज द पोजीशन बिफोर 1956 एक्ट. तो प्लीज ये चीज याद रखना. सो फर्स्ट इज ऑल द कोपासनर्स इंक्लूडिंग माइनर्स. तो जितने भी कोपासनर्स है उन सबको शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी में. सो फॉर इंस्टेंस ये एक मान लो जॉइंट हिंदू फैमिली है, ठीक है. तो यहाँ पर जितने भी कोपासनर्स हैं उन सबको शेयर मिलेगा. लेट्स सपोज S1 S is minor here. So in this case if let's suppose S1 demands partition, तो क्या होगा शेयर? These three individuals will take equal share, 1/3, 1/3, 1/3,
क्योंकि जब भी हम पार्टीशन की बात करते हैं तो सबसे पहले पार्टीशन जो होता है वो 2 जनरेशन्स के बीच में होता है, एंड जो जनरेशन शेयर होल्ड करती है वो वाला शेयर आगे डिवॉल्व होता है. सो दैट मीन्स यहाँ पर 2 जनरेशन, दिस विल बी फर्स्ट जनरेशन, दिस विल बी सेकेंड जनरेशन. सो इनिशियली द जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी विल बी डिवाइडेड अमंग दीज 2 जनरेशन्स. ठीक है, ये जो इंडिविजुअल्स है इनमें डिवाइड होगा. सो दीज विल होल्ड 1/3 1/3 1/3 शेयर, राइट. अब ये जो 1/3 शेयर है इससे प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी S1 और S1S में, बिकॉज हियर S1 इज द कस्टोडियन ऑफ द शेयर ऑफ S1S ऑल्सो. ठीक है, S1S का जो शेयर है उसका भी कस्टोडियन यहाँ पर S1 है. S1 बेसिकली जो प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है वो अपनी पूरी स्ट्राइब के बिहाफ पर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है. ठीक है, तो ये जो शेयर है ये भी आगे डिवॉल्व होगा कोपासनर के पास. सो द शेयर विल बी, फाइनल शेयर विल बी 1/6 and 1/6. अब हुई है प्रॉपर्टी फुल्ली डिवाइड, एंड S2 will hold only 1/3 share because S2D is not a co-partner. Please remember 1956 से पहले की पोजीशन डिस्कस कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई S2D is not a co-partner. अगर हम ये 2005 के बाद की पोजीशन डिस्कस कर रहे होते तो S2D को भी शेयर मिलता. ठीक है, बिकॉज डॉटर्स आर नाउ कोपार्टनर्स, बट क्लासिकल हिंदू लॉ में नहीं है कोपार्टनर, इसलिए ये शेयर्स फाइनल होंगे. सेकेंड रूल इज रिगार्डिंग sons born out of void or voidable marriage. They are not considered as co-partners. If you remember section 16 of HMA, they are considered statutory legitimate. ठीक है, जो void और voidable marriage से sons born होते हैं उनको हम statutory legitimate consider करते हैं. That means they inherit property only of their parents. ठीक है, तो जो कोपासनरी प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उनमें इनका राइट नहीं होता है. वो इनहेरिट प्रॉपर्टी करते हैं सिर्फ अपने पेरेंट्स से. दैट मीन्स उनके पेरेंट्स की जो सेपरेट प्रॉपर्टी होगी सिर्फ उसी में इनका राइट होगा. बट इफ वी टॉक अबाउट इललेजिटिमेट सन, इललेजिटिमेट सन का राइट अपनी फादर की प्रॉपर्टी में भी नहीं होता है. Inherit separate property of mother only. So that means the sons born out of void and voidable marriage, they at least they inherit property फ्रॉम देयर फादर्स प्रॉपर्टी एज वेल. मदर की प्रॉपर्टी से तो उनको राइट मिलता ही है, बट फादर्स की प्रॉपर्टी से भी मिलता है. अगर हम इलेजिटिमेट सन की बात करें तो उसको फादर की प्रॉपर्टी से कोई राइट नहीं मिलता है, उसको सिर्फ मदर की प्रॉपर्टी से राइट मिलता है. नाउ नेक्स्ट रूल इज रिगार्डिंग आफ्टर बॉर्न सन. आफ्टर बॉर्न किसका? आफ्टर बॉर्न, आफ्टर पार्टीशन. सो इफ अ सन इज बॉर्न आफ्टर पार्टीशन, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? क्या पार्टीशन रीओपन होना चाहिए? द आंसर इज yes and no. Let's discuss how. If the factum of pregnancy is known at the time of partition, factum of pregnancy known or it is unknown. जब पार्टीशन हो रहा था उस टाइम पर अगर सबको पता है कि एक मदर है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, अब वहां पर 2 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. पहला ऑल्टरनेटिव ये है कि जो पार्टीशन है उसको ही डेफर कर दे अंटिल द टाइम द चाइल्ड इज बोर्न. ठीक है, जैसे ही चाइल्ड बॉर्न होगा पता लग जाएगा कि वो सन है या डॉटर है. अगर वो सन है तो इमीडिएटली पार्टीशन होके उस सन का भी राइट डिटर्मिन हो जाएगा. ठीक है, बट इफ द पार्टीशन इज नॉट डेफर्ड, ठीक है, अगर पार्टीशन डेफर नहीं किया गया है और अगर सन बॉर्न होता है, ठीक है, उसी टाइम पर पार्टीशन हो गया बट प्रेगनेंसी का सबको पता था, ठीक है, उसके बाद अगर सन बॉर्न हुआ है तो उस केस में पार्टीशन विल बी रीओपन एंड उस सन का राइट डिटर्मिन होगा. ठीक है, सो देयर आर 2 ऑल्टरनेटिव्स. ईदर
keep a share or defer partition. अगर इस अननोन चाइल्ड के लिए एक शेयर रख दिया गया पहले ही, ठीक है, और बाद में पता लगता है कि सन बॉर्न हुआ है, तो ऑफकोर्स उसका शेयर उसका इंटैक्ट रहेगा. बट अगर पता लगता है कि डॉटर बॉर्न हुई है, तो उस केस में वो जो शेयर है वो एग्जिस्टिंग को पार्टनर्स में वापस डिवाइड हो जाएगा. सो दिस इज द सिचुएशन. एंड इफ द पार्टीशन इज डेफर्ड, तो अल्टीमेटली पता लग ही जाएगा कि अगर सन बॉर्न हुआ है तो फिर उसका शेयर हो जाएगा, और अगर डॉटर बॉर्न हुई है तो फिर उसका शेयर नहीं रखेंगे. And if the factum of pregnancy is unknown at the time of partition, then in that case there is no need to reopen partition. So this is the situation regarding afterborn son. So यहाँ पर partition तो reopen नहीं होगा, but बिकॉज हमने अभी ये थोड़ी देर पहले रूल डिस्कस करा है कि एक इंडिविजुअल अपनी पूरी स्ट्राइब के बिहाफ पर शेयर होल्ड करता है, दैट मीन्स ही विल बिकम अ कोपार्टनर विद हिज फादर नाउ. अब ऐसा नहीं है कि क्लासिकल हिंदू लॉ में कंप्लीटली फीमेल्स को कोई शेयर मिलता ही नहीं है. सम फीमेल्स यूज टू गेट शेयर अंडर क्लासिकल हिंदू लॉ एज वेल. वो कौन सी फीमेल्स है, लेट्स डिस्कस दैट. फीमेल्स that get shares during partition. First is father's wife or wives. मान लो फादर और सन के बीच में पार्टीशन हो रहा है. सो जब भी फादर और सन के बीच में पार्टीशन होगा, देन फादर्स वाइफ विल गेट अ शेयर. लेट्स सपोज दिस इज अ जॉइंट हिंदू फैमिली. ठीक है, यहाँ पर एक्स फादर है, वाई मदर है, एंड देयर आर टू सन्स S1 S2 एंड वन डॉटर D. नाउ S1 डिमांड्स पार्टीशन. ठीक है, अब इस केस में पार्टीशन तो होगा एक्स S1 और S2 के बीच में, बट बिकॉज वाई इज एक्स's वाइफ, ठीक है, वाई फादर की वाइफ है, तो इस वजह से वाई को भी शेयर मिलेगा. सो एक्स, वाई, S1 एंड S2 ईच विल गेट अ शेयर. 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4. इन चारों को शेयर मिलेगा. वाई को क्यों मिला? बिकॉज शी इज एक्स's वाइफ. अब 1956 से पहले की हम बात कर रहे हैं, एंड यू माइट रिमेंबर दैट 1955 से पहले अ हिंदू मेल वाज अलाउड टू हैव मल्टीपल वाइफ्स. ठीक है, तभी यहाँ पर टर्म यूज हुआ है फादर्स वाइफ एंड नॉट मदर. ठीक है, अब मान लो एक मेल है, उसकी 2 वाइफ्स है. ठीक है, एंड यहाँ पर वाई 1 से उसके 4 बच्चे हैं, S1 S2 S3 एंड D. Now in this situation there are 2 wives. ठीक है, please remember that when there are more wives than one, ठीक है, एक से ज्यादा अगर वाइफ होती है, then all the wives together will take one share. All the fathers wives together takes one share. So that means यहाँ पर X, S1, S2, S3 इन चारों का एक एक शेयर होता. ठीक है, एंड Y1 एंड Y2 का मिलाकर एक शेयर होता. ठीक है, तो कितने शेयर चाहिए हमें? 1, 2, राइट. Y1 Y2 का 1, 2, 3, 4, 5. 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, and this 1/5 share will be divided between Y1 and Y2, so it will come 1/10 and 1/10. So all the wives of the father will take one share together, and other co-partners will take one share each. वो अकेले एक एक शेयर लेंगे सारे co-partners, और फादर की जितनी भी वाइफ्स होंगी वो सब मिलकर एक शेयर लेंगी प्रॉपर्टी में. Then second female that gets share is mother. सो अगर सन्स के बीच में पार्टीशन हो रहा है, देन इन दैट केस मदर विल गेट अ शेयर. S1, S2, S3 and D.
लेट्स सपोज एक्स हैज डाइड अर्लियर, एक्स की पहले ही डेथ हो गई थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जॉइंट फैमिली में कौन कौन है, वाई, S1, S2, S3 एंड डी। फिर S2 डिमांड्स पार्टीशन। अब इस सिचुएशन में जो पार्टीशन होगा वो S1, S2 और S3 के बीच में होगा, बिकॉज दीज थ्री आर कोपार्टनर्स, एक्स इज नॉट अलाइव, तो S1, S2 और S3 ही कोपार्टनर्स बचे हैं। यहाँ पर सन्स के बीच में पार्टीशन होने वाला है, तो एक शेयर किसको मिलेगा, मदर को मिलेगा। सो द शेयर्स विल बी 1/4, 1/4, 1/4 and 1/4. So this will be partition. Third type of female that is entitled to share is grandmother. So if grandsons divide share, then in that situation grandmother will also get a share in the property. मान लो यहाँ पर एक्स की डेथ हो गई है, सो दिस जॉइंट हिंदू फैमिली कंप्राइजेस ऑफ ग्रैंड मदर S1, S2, S3 एंड D. Here again S3 demands partition. अब इस केस में ग्रैंड सन्स में पार्टीशन होने वाला है, S1, S2, S3 में पार्टीशन होगा, बट ग्रैंड मदर को भी एक शेयर मिलेगा। सो द शेयर्स विल बी 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। अब मान लो यहाँ पर मदर अलाइव होती, ठीक है, मदर होती, तो वाई के लिए तो उसके बेटे के बीच में पार्टीशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर वाई को भी शेयर मिलता, और ग्रैंड मदर के लिए उनके ग्रैंडसन्स के बीच में पार्टीशन हो रहा है, तो ग्रैंड मदर को भी शेयर मिलता। तो यहाँ पर शेयर क्या हो जाता सबका, 1/5 हो जाता, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स रिगार्डिंग पार्टीशन अंडर क्लासिकल हिंदू लॉ। हम 1956 एक्ट के साथ इनमें और एड ऑन्स करेंगे, ठीक है, एंड वील सी कि और किस किस को कैसे शेयर मिलता है, ठीक है। बट ये कुछ बेसिक रूल्स है जो हमें आगे भी हेल्प करेगा पार्टीशन को और बेटर समझने में। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग पार्टीशन अंडर हिंदू क्लासिकल लॉ। थैंक यू।